हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो भैया एग्ज़ाम का टाइम लगभग करीब होता जा रहा है, तो प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए मेरे साथ। तो आज हम जीएस में लगाने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मेडिकल ऑफिसर 2018 का पेपर। तो ये पेपर हम स्टार्ट करेंगे और तीन पेपर लगाने हैं, तो 3 पेपर पूरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को महान आत्मा और महात्मा कहना शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था आर.एन. टैगोर के द्वारा, यानी कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महान आत्मा अथवा महात्मा कहकर संबोधित करना शुरू किया था। 12 अप्रैल 1919 को टैगोर जी ने गांधी जी को एक पत्र में लिखा, जिसमें उन्होंने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी को महात्मा कहा जाने लगा। बादशाह अकबर के पुत्र शाहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी, तो ये मृत्यु हुई थी अधिक मद्यपान की वजह से। तो बादशाह अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु अत्यधिक मद्यपान की वजह से हुई और इसकी मृत्यु 12 मई 1599 को लाहौर के किले में हुई थी। शहजादा मुराद बादशाह अकबर की पत्नी सलीमा बेगम से 1557 में उत्पन्न द्वितीय पुत्र था और वो काबुल और दक्षिण में कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हुआ तथा दक्षिण में अहमदनगर सल्तनत से बरार प्रांत को प्राप्त करने में सफल रहा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतवर्ष में महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा क्या थी? तो ये थी संस्कृत। तो भारतवर्ष में महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा संस्कृत थी। महायान संप्रदाय ने बुद्ध को ईश्वर तुल्य माना और सभी प्राणी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। दुख तो है, लेकिन बहुत ही सहज तरीके से उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। पूजा पाठ भले ही न करें, लेकिन प्रार्थना में शक्ति और सामूहिक रूप से की गई प्रार्थना से कष्ट दूर होता है। पूर्वी बौद्ध शाखा को महायान और पश्चिमी बौद्ध शाखा को हीनयान के नाम से जाना जाने लगा। महायान के प्रमुख विचारक अश्वघोष, नागार्जुन और असंग थे। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेज भारतीयों का रक्त चूस रहे हैं, ये विचार किससे संबंधित है? तो ये दादा भाई नेहरूजी से है। औपनिवेशिक भारत में दादा भाई नेहरूजी और आर.सी. दत्ता अंग्रेजों के आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण आलोचक थे। दादा भाई नेहरूजी ने ही कहा था कि अंग्रेज भारतीयों का रक्त चूस रहे हैं। बाद में उन्होंने आर्थिक विकास का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। आर.सी. दत्ता ने भी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखकर अंग्रेजों के आर्थिक नीति की आलोचना की थी। अयोध्या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? तो अयोध्या जो है वो आपका घाघरा नदी के तट पर है। अयोध्या घाघरा यानी कि सरयू के दाहिने तट पर स्थित है। घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है और यह गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो अपने उद्गम स्थान से लगभग 1080 किलोमीटर बहते हुए छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है और इसे काली नदी और शारदा के नाम से भी जाना जाता है। 2013 में भारत का कौन सा राज्य चीनी का सर्वाधिक उत्पादक था? तो ये है महाराष्ट्र। 2013 में भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य महाराष्ट्र था। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर थे और वर्तमान में सर्वाधिक चीनी और गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। ब्राजील के पश्चात सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला देश भारत है, जबकि चीन का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भारत है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो यहाँ पे नहीं है, सॉरी, तो टोंडा असम नहीं है। तो गोंद मिलती है उड़ीसा में, टोंडा तमिलनाडु में है, गोंड आंध्र प्रदेश में है, मुंडा झारखंड में। नेक्स्ट, किस तिथि को दक्षिण गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो ये होती है 21 जून को। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिससे 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे लंबी होती है। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि इसी दिन सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ग्लोब पर दी गई किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम तिथि रेखा कहते हैं। तो ये रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। जब इस रेखा से पश्चिम दिशा में यात्रा किया जाता है तो ये दिन एक दिन जोड़ दिया जाता है और जब इस रेखा से पूर्व की दिशा में यात्रा किया जाता है तो एक दिन घटा दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में वॉशिंगटन में संपन्न सम्मेलन में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श देने के लिए एक बेंच गठित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता होगी? तो भैया यहाँ पर होती है केवल और केवल 5 न्यायाधीशों की आवश्यकता। ठीक है, ठीक, तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ये काम हो जाता है। नेक्स्ट, जनहित याचिका यानी कि पीआईएल भारत के उच्च न्यायालय के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वीकार की जाती है? तो ये अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। जनहित याचिका भारत के उच्च न्यायालय के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत स्वीकार की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर की जा सकती है और जनहित याचिका ऐसी याचिका है जो उन लोगों के समूह हितों के लिए न्यायालय में दायर की जा सकती है जो कोई भी व्यक्ति जनहित में या फिर सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले के विरुद्ध जिसमें किसी वर्ग या समुदाय के हित या उनके मौलिक अधिकार संभावित हुए हो, जनहित याचिका के जरिए न्यायालय की शरण ले सकता है। ठीक है, जनहित याचिका की शुरुआत अमेरिका में 1960 के दशक में
जबकि भारत में 1980 के दशक के मध्य में हुई थी और भारत में जनहित याचिका की शुरुआत न्यायमूर्ति PN भगवती ने की थी। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि शून्यकाल जैसा कुछ भी नहीं होता। निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का ये कथन है? तो ये कथन है सुमित्रा महाजन का। तो लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा था कि मैं आपको बतलाना चाहती हूँ कि शून्यकाल जैसा कुछ भी नहीं होता। भारतीय संसद में दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल होता है। इसका समय अपराह्न 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। संसदीय प्रक्रिया में ये नवाचार भारत की देन है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद पर कब तक काम करता है? तो भैया अपने पद पर तब तक काम करेगा जब तक राष्ट्रपति प्रसाद देगा। ठीक है। तो भारत में किसी भी राज्य का राज्यपाल मात्र राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपने पद पर कार्यरत रहता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के संदर्भ में जानकारी दी गई और आमतौर पर राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 156(1) में ये प्रावधान है कि राज्यपाल तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि राष्ट्रपति की इच्छा हो और इस तरह राष्ट्रपति राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये है 31.16%। तो कुल 121.08 करोड़ जनसंख्या में 83.37 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में और 37.71 करोड़ जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। इस प्रकार जनसंख्या का लगभग 31.2% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में और लगभग 68.8% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। बाद में राष्ट्रीय आकलन का कार्य करने वाली संस्था, तो बाद में राष्ट्रीय आकलन का काम करने वाली संस्था कौन सी है? बताओ। वित्त मंत्रालय? नहीं, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। ठीक है। CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की सहायता करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये संगठन सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत क्रिया जाता है। तेंदुलकर कमेटी का संबंध, तो तेंदुलकर कमेटी का संबंध है गरीबी आकलन से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जननांगी लाभ का अर्थ है आर्थिक दर में बढ़ोतरी जिसका कारण क्या है? कार्यकारी जनसंख्या की भागीदारी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चलेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत रत्न से सम्मानित श्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्वर्गवास कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 अगस्त 2018 को। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 118 के अनुसार। एशियन गेम 2018 का आयोजन, तो ये बेकार का क्वेश्चन है, इंडोनेशिया में हुआ था। एशियन गेम ये आपने मनजीत सिंह ने की थी। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन काम के नहीं है। तो क्रिकेट में विराट कोहली है और स्पोर्ट्स खेलकूद में मनजीत सिंह है। लॉन टेनिस में विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद शतरंज खेलते हैं। ठीक है। और हॉकी में ध्यानचंद है। ठीक है। चलो, भारत का गेहूं के उत्पादन में कौन सा स्थान है भैया? दूसरा। ICAR अनुसंधान संस्थानों में से कौन सा वाराणसी में स्थित है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आपका वाराणसी में है। ठीक है। दलहन आपका कानपुर में है और गन्ना आपका लखनऊ में है। ठीक है। और मानव नेत्र में सबसे अधिक सुगराई निम्नलिखित में किस रंग के लिए होता है? तो ये होता है हरे के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? प्रेरकत्व तो ओहम सही सम्मिलित नहीं है। दाब का मात्रक होता है पास्कल, ऊष्मा का होता है जूल, चुंबकीय प्लस का होता है वेबर, प्रेरक तत्व का होता है हेनरी। अच्छा, यहाँ पे खोजकर्ता दिए हुए थे। तो दाब के खोजकर्ता या मात्रक है पास्कल, ऊष्मा का जूल, ऊष्मा का मात्रक है जूल, तो जूल ही है। चुंबकीय फ्लक्स के वेबर और प्रेरकत्व के खोजकर्ता है हेनरी। गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 गीगाबाइट, ये 1024 मेगाबाइट के। ठीक है। ये नहीं करना है, हम मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन है जो उनको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ मैं। मैथ्स वाले कुछ भी क्वेश्चन नहीं करना है हमको। तो वो वाला पेपर हो गया फिनिश। अब हम करेंगे 2016 का पेपर। ठीक है। तो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 का पेपर है। तो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए किसे वर्ष 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये भी बेकार का क्वेश्चन है। डॉक्टर BA अत्रे को। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2015 में पणजी में आयोजित भारत के, ये भी वही है। ठीक है, इसको भी छोड़ दो, आंसर आप देख लो। इंद्र 2015 क्या है? तो भैया ये भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास इस समय हुआ था। भारत के किस महान योद्धा को 2016 में 575वीं जयंती आयोजित की गई थी? तो ये महाराणा प्रताप की करी गई थी। 2016 की बात है। ठीक है। 75वीं। उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्टैंड अप इंडिया निम्न में से किससे संबंधित है?
स्टैंड अप इंडिया जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं से संबंधित है। तो 6 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया को मंजूरी प्रदान की थी। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत कम से कम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को हरित क्षेत्र उद्यम के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन यानी कि ऋण प्रावधान है। शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता क्या है? शिक्षण कौशलों में निपुणता, शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के उपयोग में निपुणता, शिक्षण में संचार माध्यमों और तकनीकों के समुचित उपयोग में निपुणता। नेक्स्ट है, शोध प्रतिवेदन में परिसीमन संबंधित होता है। तो समस्या के अध्ययन में शोधकर्ता की सीमाओं से, शोध की समस्या के लिए सीमाओं के निर्धारण से और शोध समस्या के परिभाषीकरण से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मापन और मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं है। 2016 की यूजीसी की कौन सी अधिसूचना गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने का प्रयास है? तो ये है आपका पीएचडी कार्यक्रम लागू करने की 11 शर्तें पूरी करना। यदि एक शोधकर्ता सामाजिक आर्थिक स्थिति के 3 स्तरों से संबंधित विद्यार्थियों की चिंता की तुलना करना चाहता है तो इससे संबंधित प्रदत्तों का विश्लेषण किया जा सकता है। ये है आपका बी। स्मार्ट मोबाइल फोन से में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर उपयोग होता है? तो ये है एंड्रॉयड। जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे क्या कहते हैं? सर्च इंजन। ठीक है। किसी नेटवर्क में WLL क्या होता है? तो ये होता है वायरलेस इन लोकल लूप। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग होता है? तो प्रथम पीढ़ी में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल नीनो किससे संबंधित है? तो एल नीनो एक समुद्री जलधारा है। ठीक है, ये प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को एल नीनो कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटीय देश पेरू और इक्वाडोर के आसपास प्रशांत महासागरीय जलधारा के तापमान में होने वाली वृद्धि को एल नीनो कहा जाता है। एल नीनो के प्रभाव से प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह गर्म हो जाती है और इससे हवाओं के रास्ते और गति में परिवर्तन आ जाता है। फलस्वरूप मौसम चक्र बुरी तरह प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? तो न्यूक्लियर ऊर्जा। ठीक है, तो क्लाइमेट प्लान का हिस्सा वनारोपण है, कूड़ा कचरा से ऊर्जा का रूपांतरण है और सौर ऊर्जा है। ठीक है, न्यूक्लियर जो है वो क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। कौन सा मुख्य रूप से ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया, जो 1989 से प्रभावी हुआ। ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर 1985 में वियना समझौता और 1987 में मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव पारित हुआ। भारत मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव में लंदन संशोधन के पश्चात 1992 में शामिल हुआ। बाद में निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए गए हैं? टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए गए हैं, बताओ। रणथंभौर, मानस, इंद्रावती या सह्याद्री? तो ये घोषित किए गए हैं आपके रणथंभौर, मानस, इंद्रावती, सह्याद्री। भारत में स्थित चारों के चारों टाइगर रिजर्व है। बाघ भारत का एक राष्ट्रीय पशु है जिसके संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था और उसके तहत कुल 52 टाइगर रिजर्व है। भीमा नदी प्रमुख सहायक किसकी है? तो भीमा नदी जो है वो कृष्णा की सहायक है। कृष्णा नदी की 2 सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं, भीमा उत्तर में और तुंगभद्रा दक्षिण में। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है और इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से होता है। कृष्णा नदी की लंबाई लगभग 1401 किलोमीटर है। इसे कृष्णा वेणी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर शब्द संबोधित करता है, तो रेगुर शब्द जो है वो काली कपास मिट्टी के लिए यूज होता है। तो भारत की स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है, इसे रेगुर कहते हैं। इसे प्रायः काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। और काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र में मिलेगी, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में मिलेगी। और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है जबकि पोटास की अधिकता होती है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया है? तो ये किया है नागनिका ने। तो प्राचीन भारत में रानी नागनिका ने अपने पति की मृत्यु के बाद शासन किया था। शतकर्णी प्रथम की पत्नी नैनिका या नागनिका अंगी कुल के एक महारथी त्राणकायरों की पुत्री थी। रानी नागनिका ने नानाघाट के लेख के अनुसार शतकर्णी प्रथम द्वारा अश्वमेघ, राजस्व आदि यज्ञों का आयोजन किया गया था। नागनिका वेदशिरी और सचिरी की माता थी। व्यूलर और एप्सन के अनुसार नागनिका ने अपने पुत्र वेदशिरी की अर्थव्यवस्था की अवधि में अभिभाविका के रूप में शासन किया था। ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं? तो भैया ऋग्वेद में जो है 1017 शाकल सूक्त है, 11 बालखिल्य सूक्त को मिलाकर 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है जिसमें 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन है और 10वां सबसे अंत में जोड़ा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
प्राचीन भारत में कांची कहाँ था? तो कांची जो है वो आपका तमिलनाडु में था। तो प्राचीन भारत में कांची तमिलनाडु में अवस्थित था। कांचीपुरम कांची भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। किस वर्ष प्रार्थना समाज की स्थापना हुई है? तो प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण काल में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 को बंबई में की थी। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन प्रदान करना था। भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उल्लिखित है। तो ये संविधान की तृतीय अनुसूची में है। तो भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप संविधान की तृतीय अनुसूची में उल्लिखित है। इसमें विभिन्न पदधारियों, मंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इत्यादि के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां क्या है? तो संविधान के संशोधन में। संविधान के संशोधन के संबंध में लोकसभा के समान ही राज्यसभा को भी शक्तियां प्राप्त है। संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जबकि संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत और उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होता है? नहीं, संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत के द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में गुप्त मतदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो भैया नीति आयोग जो है वो अस्तित्व में आया है आपका 1 जनवरी 2015 को। तो राष्ट्रीय भारत निर्वाचन संस्था जिसे नीति आयोग कहा जाता है का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया और भारत के एक प्रमुख नीतिगत टैंक के रूप में उभरा है जो सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देता है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन? उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चिन्हित प्रत्येक गरीब परिवार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो ये 1600 रुपए दिया जाता है। ठीक है, और इस योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश में किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ महोबा उत्तर प्रदेश से 10 अगस्त 2021 को किया गया। भारत सरकार के द्वारा बजट 2016-17 से प्रारंभ किया गया। नकुल स्वास्थ्य पात्र किससे संबंधित है? तो ये डेयरी क्षेत्र से संबंधित था, उस समय की बात है, तो अभी का तो बेकार है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटा पेपर है तो ये जल्दी खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का पेपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 2018 में कारोबार सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में कौन सा भारतीय राज्य सर्वोपरि है? तो ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2018 के एशियाई खेलों में किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो रिकाको इकी को। किसने डेल्टा सेफी नामक परिवर्तनशील तारे की खोज की थी? तो ये जॉन गुडरिच ने की थी। तो डेल्टा सेफी नामक तारे की खोज जॉन गुडरिच ने वर्ष परवा तारामंडल में स्थित एक द्वितारामंडल है जो पृथ्वी के करीब 887 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान रोवर मिशन की अवधि कितनी है? तो 14 दिन की है। ये चंद्रमा की सतह से विस्तृत नक्शे और पानी की अंशतः हीलियम की तलाश करना था। ठीक है, फ्रीडम इन एग्जाइल आत्मकथा किसकी है? तो दलाई लामा की है। जबकि महात्मा गांधी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। बच्चों को पढ़ाने की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? तो पेडागॉजी कहते हैं। तो बच्चों को पढ़ाने की कला और विज्ञान को पेडागॉजी कहते हैं। दूसरे शब्दों में बच्चों के अध्यापन के लिए जिस कला, चातुर्य, विज्ञान और कौशल का प्रयोग किया जाता है उसे पेडागॉजी कहते हैं। इसमें सहभागी शिक्षण विधियों का ज्यादा से ज्यादा समावेश होता है। साथ ही साथ अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है। पेडागॉजी में शिक्षक का पूर्ण उत्तरदायित्व होता है। एड्रोगॉजी वयस्कों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान है। प्राथमिक समंकों में सम्मिलित नहीं होती। तो प्राथमिक समंकों में पुस्तकें सम्मिलित नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और ये कहाँ पहुंच गए हम, एक सेकेंड। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1956 में पारित किया गया। ठीक है, कौन सांख्यिकी विश्लेषण हेतु एक उपकरण है? तो ये है आपका MATLAB। एक वेबसाइट से दूसरे का विचरण को क्या कहते हैं? ब्राउजिंग। ठीक है, इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? तो विंडोज सर्च इंजन नहीं है, बिंग, गूगल और याहू आपका सर्च इंजन है। इंटरनेट शब्दावली में IP से क्या तात्पर्य होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप कौन सा है? तो ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप है name@website.in.4। ठीक है, एक कंप्यूटर डिस्क CD में कंप्यूटर का कितना डेटा भंडारित किया जा सकता है? तो बताओ कितना भंडारित किया जा सकता है?
तो ये जारी किया जाता है 608 मेगाबाइट, ठीक है। पर्यावरण का अर्थ है, तो पर्यावरण का अर्थ है जलवायु, भूमि, वनस्पतियों और प्राणियों के मध्य अंतर संबंध, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा वन्य पशुओं एवं पक्षियों नामक प्रविष्टि को किस सूची में जोड़ा गया था, तो ये संवर्ती सूची में जोड़ा गया था। किस प्रदेश के उच्च न्यायालय ने स्वयं को प्रदेश में गायों का विधिक संरक्षण घोषित किया है, तो ये उत्तराखंड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। 2018 में किसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन नियुक्त किया गया था, तो न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल को। शिव समुद्र प्रपात किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है, ठीक है। और इस पर स्थापित जल विद्युत ग्रह एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह है, इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि है, ठीक है, जबकि बृहस्पति सबसे बड़ा है। अरुण सौरमंडल का तीसरा बड़ा ग्रह है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, साथ ही बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है और शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं और बृहस्पति के 79 उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन 1905 में हुए बंगाल के विभाजन हेतु कौन उत्तरदायी था, तो भैया कर्जन उत्तरदायी था। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कर्जन उत्तरदायी था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा की गई थी। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था और इतिहास में इसे बंगभंग के नाम से जाना जाता है। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप ही विदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 से शुरू हुआ था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का माध्यम है, तो पाली। तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षण का माध्यम पाली भाषा या प्राकृत भाषा थी। पाली का प्रयोग जनसाधारण अपनी सुविधा के लिए ही करते थे। प्रचलित शिक्षण विधियों में मौलिक शिक्षा के साथ साथ प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, कक्षा नायक विधि, सम्मेलन विधि, देशाटन, प्रकृति निरीक्षण तथा निधि ध्यासन आदि विधियों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। राजा राममोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार किस भाषा में लिखी थी, तो ये लिखी थी फारसी में। तो 1809 में राजा राममोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार फारसी भाषा में लिखा था। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है किससे, तो पंचायती राज से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो ये 1998 में शुरू की गई थी। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्ति का निर्धारण कौन करता है, तो भैया राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हम ये वाला पेपर करेंगे कल, तो ये है आपका उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का पेपर है, इसको हम कल करेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फटाफट से मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं। कुछ की डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ती हूँ, ज़रूरत नहीं होता उनको पढ़ने के लिए, तो उनकी जो दिया हुआ डिटेल उसको पढ़ें। कुछ कुछ ज़रूर इंपॉर्टेंट होते तो मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय। पढ़ते रहिए और सफलता हासिल करते रहिए।